ऐसी कहानी जो मेल इनसिक्योरिटी के बारे में है। ये कहानी भारतीय समाज के उन मर्दों की कहानी है जिनको अपनी स्टेटस से ऊपर की पत्नी मिलती है, जिसकी वजह बनते आई है भारतीय समाज की अरेंज मैरिजेस। और फिर वो इंसान जो कभी किसी की नजरों में नहीं आया, अचानक से उस शादी के बाद सबकी नजरों में आता है, सबके चर्चाओं का विषय बन जाता है। हम सब ने कहीं न कहीं सुना है, कहीं न कहीं पढ़ा है उनके रिश्ते के बारे में। जैसे कि लोग बहुत ही आसानी से कहते हैं कि लंगूर के हाथ लगा अंगूर, सरकारी नौकरी सुप्रीमेसी, या ये भी कि अक्सर अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं। कहने वाले मनोरंजन में ये कह तो देते हैं, सुनने वाले सुन के उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उस मर्द का क्या जिसको हर दिन ये बातें सुननी पड़ती है? क्या तकलीफ नहीं होती होगी? क्या तकलीफ उस समाज को नहीं होती जो उस इंसान को बार बार ये याद दिलाता है कि तुम उसके लायक नहीं हो? पता नहीं कैसे ये इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ एडजस्ट कर रही है। इसी विषय के ऊपर वो फिल्म बनी है राजपाल यादव की, मैं, मेरी पत्नी और वो। इसका टाइटल भी अगर आपने ध्यान से देखा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कॉमा, मतलब मैं के बाद कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं अलग हूँ, मेरी पत्नी और वो बाकी सब अलग है। ये बहुत ही यूनिक फिल्म बनाई गई थी और सच्ची घटनाओं पे नजर डालते हुए ये फिल्म बनाई गई थी। फिल्म को बहुत ठहराव से बनाया गया है, कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन ही सब कुछ बता देता है। यहाँ तक के फिल्म मेकर्स ने बैकग्राउंड में कोई खास म्यूजिक भी नहीं चलाया है, ताकि देखने वाला अपनी यादों में अपनी सेंसिटिविटी के साथ उस फिल्म को देखे। ऐसे में दर्शक उस सन्नाटे में समाज के उन अपमानजनक सोच के बारे में अच्छे से सोच पाता है कि तुम बहुत ही दयनीय इंसान हो, बहुत छोटे हो उस लड़की के लिए, जहां वो खुश है पर इतना ज्यादा भी नहीं कि उसे ही जलन होने लगे। और दूसरों के लिए वही मजाक, वही जलन मिथिलेश शुक्ला के कंधों पर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सेल्फ पिटी और इनसिक्योरिटी में इतना डूब जाता है कि कहने को मैं, मेरी पत्नी और वो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी सच्चाई, इस फिल्म की पीछे की बहुत ही बारी सैडनेस इस फिल्म में ऐसा दर्शाया गया है कि कॉनगल के अलावा भी पुरुषों का एक जीता जागता डर होता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कहानी को मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए बताता हूँ। कैरेक्टर मिथिलेश शुक्ला इज नोन एज छोटे बाबू, जो एक बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रहे होते हैं। उनका स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल इंडियन होता है और उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनकी शादी की एक्सपायरी डेट नजदीक आ जाती है। वो बहुत ही सीधी सरल जिंदगी जीते हैं, कोई एस्पिरेशन, कोई इंस्पिरेशन उनके लिए नहीं है। और इसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब एक खूबसूरत लड़की इससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है, जो इससे दिखने में साफ साफ 6 इंच लंबी है। एक पल के लिए तो छोटे बाबू को भी यकीन नहीं होता है कि इतनी खूबसूरत, वेल ग्राउंडेड, सुसंस्कृत, मॉडर्न, ट्रेडिशनल औरत उसके साथ शादी करने को तैयार कैसे हो गई। अब ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर उसने इस चीज को एक्सेप्ट तो कर लिया। और दूसरी तरफ उस खूबसूरत लड़की के लिए छोटे बाबू कहने के लिए एक पैथेटिक मर्द तो है, लेकिन उसे नहीं पता कि एक औरत से बात कैसे करते हैं। वो इस मामले में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। यहाँ तक कि पहली मुलाकात में वो मीना की आंखों में आंखें डाल के बात तक नहीं कर पाता। और बातचीत करने के लिए अगर वो अपना मुंह खोल भी देता है तब वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी कोई भी लड़की आज तक दोस्त नहीं बनी है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहूंगा। बहुत ही इनसिक्योर और एकदम से दबे हुए सुरों में वो कहता है। और उस लड़की का रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही टर्निंग था, लीन था। ऐसा लगता है कि वो उसकी वैसी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है उस मोमेंट पे। लेकिन ये एक फिल्म है। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में आप जानते होंगे कि क्या होता है। इस बात का कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपने अनुभव किया होगा। ये बातें बताता तो कोई किसी को नहीं है, लेकिन होता सबके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शांत रहना, आंखों में आंखें न डालना, सही तरीके से बात न कर पाना। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो गधा है। सबके अंदर वहाँ एक ट्रिगर है, जो ट्रिगर होता है वो फीलिंग क्लिक होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने घर की कोई भी औरत हो और कोई बाहरी आदमी हो, और अगर वो पूछ ले उस घर के बच्चे को, और बेटा कैसे है तुम्हारी मम्मी, उस वक्त वो बच्चा ये बात जानता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्लैप बैक नहीं करता है। अब वैसी ही सेम सिचुएशन मिथिलेश के साथ यहाँ इस कहानी में हो जाती है। वो भी उस बच्चे की तरह क्लैप बैक नहीं करता है। बहुत सारे लोग भाभी जी कर कर मिथिलेश के ऊपर चढ़े हुए थे। और औरतों के साथ अक्सर ये होता है कि जब वो एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाती हैं तब उन्हें दिखाई ही नहीं देता है कि बाकी कौन क्या कैसे कर रहा है। वो एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहती।
मतलब उसके लिए तो वो होता है कि वो तो मैं उसके तो मैं भाभी समान हूँ, लेकिन वो क्या सामान देख रहा है वो सब जानते हैं। अब छोटे जो कैरेक्टर है वो बहुत छोटा है, लेकिन वो प्रोफेशनल आदमी है। मतलब वो एक मिसाल देने जैसा है कि काम कायदे से कैसे करते हैं, जहाँ लोगों में अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ही आम है देखना। खास करके पैसे के लेन देन के वक्त लोगों का अनप्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है, जबकि कोई भी नहीं चाहता कि बिजनेस में किसी दूसरे के ऊपर वो हल्का एक्सप्रेशन छोड़े। मतलब मिथिलेश अगर फन लविंग, एंगेजिंग, टॉकेटिव होता अपनी जिंदगी में तो यहाँ बात अलग ही हो सकती थी। लेकिन रोमांटिक फिल्मों में रिलेशनशिप वर्स्ट तब हो जाता है, मतलब रोमांटिक निजी लाइफ में, जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे में थेरेपी की जरूरत पड़ती है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मिथिलेश मंदिर जाता है, पेड़ के नीचे पूजा पाठ करता है, लेकिन सामने से जरूरत के वक्त उसको क्वालिटी सजेशंस ना मिलने की वजह से वो थेरेपी उसके लिए बैड थेरेपी बन जाता है। फिर वो वही चीज करना शुरू करता है जो शादी से पहले उसकी लाइफ इतनी पीसफुल थी। वो भागने लगता है, जैसे वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागकर अपने घर वालों से दूर रहने लगा। एक छोटे से शहर में रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों से अलग रहता है। उसका कोई फ्यूचर एस्पिरेशन नहीं है, वो एम्बिशियस नहीं है। एक लाइब्रेरियन बन के वो अपनी जिंदगी गुजारता है और उस लाइब्रेरी का सन्नाटा उसको अच्छा लगता है। इसके अलावा और भी अगर जरूरतें पड़े तो वो खुद को उन जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट भी करता है। जैसे कि स्कूटर की सीट ऊपर है, उसे नीचे करने के बजाय वो थोड़ा दब के बैठ लेते हैं ना, ये सोचेगा क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसी परेशानियों में कौन जूझता है, कौन, जब तूफान आएगा तब देखा जाएगा। बाकी और लोग तो है ही मदद करने के लिए, अभी के लिए सब ठीक है। इस तरीके की उसकी फिलॉसफी, यहाँ तक कि अब इतनी खूबसूरत बीवी के साथ होते हुए भी वो ऐसा ही करता है। वो भागने की कोशिश करता है। अड़ोस पड़ोस या फिर दूध वाला भाभी जी कह के जब मजे ले रहा था, उसे सिंपली वहां से निकाल देता है। सब्जी वाला परेशान करता है तो वो उसे सुपरमार्केट लेके जाता है और कहता है कि यहीं से सामान खरीदो। दोस्त लोग जो घर पे ज्यादा आते थे अब उनको भी वो कट आउट कर देता है। मतलब ओवरऑल वो सारी परेशानियों से फिर से भागना शुरू कर देता है, जो कि उसको आदत लगी थी। लेकिन कब तक भागोगे? जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है, चाहे आप भागने के लिए कितना भी रेडी हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भागने का रास्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही इसके साथ होता है। जब वीना का दोस्त आकाश अपनी मॉडर्निटी के साथ विदेश से आता है और वीना को मिलता है, छोटे बाबू को जाते समय उसकी आवाज सुनाई देती है, वीना की और आकाश के हंसने की आवाज। और करीब जाके वो उस सिचुएशन को देखता है और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है कि ये इतना मॉडर्न आदमी कहीं उसकी पत्नी को लेकर न चला जाए। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता, अब वो भाग नहीं सकता, रास्ता खत्म हो चुका है। फिर वो कोशिश करने लगता है, वो एक्सरसाइज करने लगता है, दवाइयाँ खाने लगता है, अल्फा मेल बनने के लिए किताबी नॉलेज इकट्ठा करता है। मतलब कुल मिला के वो अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगता है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो जिंदगी में कोई भी इंसान ठीक नहीं कर सकता। कम से कम इंस्टेंट तो नहीं कर सकता कि जैसे बटन दबाया और लाइट चालू हो गया। कुछ सच्चाइयाँ होती है जिंदगी में, या फिर वक्त लगता है सब कुछ सही होने में। लेकिन छोटे को बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन चाहिए था। उसकी इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी मेंटेलिटी उसके अंदर घर करने लगी कि मैं सारी जिंदगी साइड किक बन के रह जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर हीरो बनने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि मेरी दुनिया छोटी सी है। मतलब वो जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, बहुत ज्यादा। वो शक करने लगता है। वो अपनी वैल्यू को एक प्रोवाइडर की तरह देखने लगा। आफ्टर ऑल वो एक मर्द था। वो ये भी सोचता कि मैं उसकी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, मैं उसकी जिंदगी किसी और के साथ बेहतर होते हुए देख सकता हूँ। वो इतनी अच्छी है, मॉडर्न है, कैपेबल है, और वो मेरे साथ एडजस्ट कर रही है क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है। ये वैसा ही ख्याल है जैसे कि आपने औरतों को कभी न कभी एक आध बार तो बोलते हुए सुना ही होगा कि मैं मेरे बच्चों का मुंह ना देख रही होती तो तुम्हें कब का छोड़ के चली गई होती। या हो सकता है कि इस बात को घर में ही सुना हो। वैसे ही अब मिथिलेश सोच रहा है कि वो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ के नहीं जा रही है क्योंकि वो उसके साथ बंध गई है और मैं उसकी जिंदगी को धर के रख रहा हूँ, बांध के रख रहा हूँ। वो क्या कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि छोटे बाबू उसका पोटेंशियल देख रहा था कि मेरे बिना वो बहुत कुछ हो सकती है। ये सच भी लगता है,
लेकिन यही चीज हमने वीना की तरफ से भी देखनी चाहिए। उसकी भी शादी की बराबर उम्र थी, उसे भी और दूसरे 2 लड़के देखने आए थे। उन लड़कों ने इसे देखते ही हाँ बोल दिया था, फिर भी वीना ने मिथिलेश को चुना। मीन्स ही इज द बेटर चॉइस या फिर बेटर ऑप्शन पिछले दोनों के कंपैरिजन में। तो ऐसे में मिथिलेश क्यों ना इनसिक्योर हो जाए जब वो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन था, बेटर चॉइस था। मतलब अगर भविष्य में तुम्हें कोई बेटर चॉइस, बेटर ऑप्शन मिले तो क्यों ना उस बेटर चॉइस को चूज करने के लिए मुझे छोड़कर चले जाओ। यू आर डेफिनेटली मोर कैपेबल देन मी। मुझसे ज्यादा मॉडर्न हो, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग भी हो, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो। तो बात यह है कि मीना भी मिथिलेश की तरह है, छोटे बाबू की तरह है। उसके भी बहुत ज्यादा एस्पिरेशन या एम्बिशंस हमें नहीं दिखाई देते। उसे भी अपनी जिंदगी में शांति से जिंदगी जीनी है, हाउसवाइफ बनना है, उसके लिए खाना बनाना है, कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए। या फिर ऐसा दूसरा एक चीज हो सकता है कि इस फिल्म में फिल्म मेकर ने वो चीज दिखाई ना हो, क्योंकि उसके भी कुछ सपने हैं जो हो सकते हैं लेकिन मीना के नहीं दिखाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं मीना उन लड़कियों में से दिखाई है जो कौन उठेगा, कौन काम करेगा, कौन जॉब करेगा, कौन ड्यूटी करेगा, कौन किसकी 2 बातें सुनेगा। और वो अलग बात है कि घर का भी काम करो, काम करके फिर बाहर का काम करो, या फिर वो जो कुछ है फिर से और कुछ और बनने की कोशिश करे। मतलब देखा जाए तो सचमुच इसमें मेहनत तो लगती है। तो क्या मतलब है इसका कि कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा है आपको। जो कि अक्सर ही हमने एक मोटिवेशन के तौर पर जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी एक वक्त पर यह सोचते हैं कि मैं भी नहीं उठना चाहता था सुबह 4 बजे, मैं भी वो मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी और मैंने की है। नाउ आई एम बिकम जो भी अभी हो। ऐसे में देखा तो वीना के पास बहुत ही कन्वीनियंट चॉइस थी। चाहे तो वो अपना दिमाग खराब करके कुछ बन सकती है, जिंदगी में कुछ कर सकती है, कुछ पा सकती है, या फिर वो मिथिलेश के साथ रहकर एक पीसफुल और चिल जिंदगी जी सकती है। जिंदगी को लेकर उसके अपने मायने हैं, अपनी सोच है, और उसने ये पीसफुल जिंदगी चूज करना सही समझा। और इस तरीके की जिंदगी चुनना उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, जिसमें कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन ये सोच लगभग अगर सोचने को जाए तो 20 साल पुरानी है। आज के दौर में अगर ये फिल्म बनेगी, कैसी बनेगी, न जाने क्या होगा। क्योंकि आज के मुकाबले 20 साल पहले लोग ज्यादा ट्रेडिशनल हुआ करते थे, और आज अगर मॉडर्निटी हदों को देखें तो बहुत नजदीक हो गई है। लोगों में पेशेंस कम हो गए हैं, तुरंत हद क्रॉस कर देते हैं। यहाँ आजादी का मतलब सीमा नहीं है, बॉर्डर नहीं है। दिस इज 21st सेंचुरी एंड एवरीवन हैज अ लाइफ। आज की जिंदगी में मिथिलेश सिंपली बोरिंग है। उसका जुर्माना उसको भरना पड़ता, मीना उसको छोड़कर चली जाती, उसे अपने थेरेपिस्ट को भी बदलना पड़ता। हाँ, मिथिलेश को इस मॉडेस्टी का फायदा होता, भागने की आदत को छोड़कर मर्द बनने की राह पर एक कदम आगे बढ़ जाता। नहीं तो फिर क्या है, गालिब ने भी कहा है कि दर्द बढ़ते बढ़ते दवा बन जाती है। या फिर वो वुमन हीटर भी बन जाता। हु नोज। लोग बदल जाते हैं, लोग मैच्योर हो जाते हैं अगर उनके साथ अच्छा होता है, लेकिन और भी बद से बदतर बन जाते हैं अगर उनकी सही अंडरस्टैंडिंग ना बने तो। जिंदगी आए दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है, चाहे उम्र आपकी कुछ भी रहो, कम रहो ज्यादा रहो। खैर, मूवी बहुत अच्छी है, अंडररेटेड है, लेकिन आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या मैंने सच कहा या कुछ और कहा, मुझे कमेंट करके बताना। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।